तो बच्चों आज हम हिंदी पढ़ लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको 2 टॉपिक कराया था हिंदी का, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर बताइएगा। तो आधुनिक हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, किस भाषा से हुई है बेटा? ये हमारी सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। आधुनिक हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़ वाली बोली हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? गढ़ वाली बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिए, पहाड़ी बोली के अंदर आता है। ठीक है, उपभाषा के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? मेवाती किसके उपभाषा के अंदर शामिल है? राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत शामिल है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथिली हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? तो यहाँ पे भी जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत शामिल है? तो ये बेटा हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, तो कौन सी भाषाएं हैं बेटा? इसमें नेपाली और मराठी हैं। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत अतिरिक्त देवनागरी लिपि, क्या पूछा है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं नेपाली और मराठी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रमुख बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी है? आप लोग बताइए। 18। कितना है? हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रमुख बोलियों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, 5 उपभाषाएँ हैं, उसके बाद उनमें बोलियाँ भी हैं, तो वो 18 बोली हमारी है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो मैंने आपको बताया ना, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पंजाब नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा का प्रमुख लक्षण नहीं है? बताइए। रूढ़वादिता, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? रूढ़वादिता। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रूढ़वादिता। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बचा हुआ था। भारत में लगभग कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 600 से अधिक बोली बोली जाती है। ठीक है, 600 से अधिक बोली बोली जाती है भारत में। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो दूसरे खंड का है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उस मूल ध्वनि को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। राम, इसका आप लोग कर ही लेंगे। रा के नीचे हलंत है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? बड़ा आ है, फिर माँ के नीचे हलंत है, फिर छोटा आ है। इसको जब हम लोग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? राम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। लिपि का दूसरा नाम है। लिपि का दूसरा नाम क्या है बेटा? वर्ण संकेत। क्या है बेटा? वर्ण संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर एवं व्यंजन किसके रूप हैं? स्वर एवं व्यंजन किसके रूप हैं बेटा? अरे अभी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो आप लोग हिंदी की देखिएगा, उसमें मैं सब कुछ आपको बता दिया हूँ। स्वर एवं व्यंजन किसके रूप में हैं? यहाँ पे हो जाएगा वर्ण के रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वे होते हैं। जगह बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ठीक है, तो वे होते हैं, क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या है, कितना है बेटा, 11 है, तो आप लोगों को पता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ, ये सब क्या है, ये तो यार स्वर है, आप लोग को पता ही है, ठीक है। चलिए अगला बता देते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा, ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया, इसमें क्या आपको लगा देना है, स्वर लगा देना है, ठीक है। अरे भैया, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं व्यंजन। जहाँ घर्षण की बात आ जाए वहाँ पे क्या लगा देंगे, व्यंजन लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या होती है, वर्ण होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ऊ कैसा स्वर है, ऊ हमारा कैसा है, हास्य स्वर है, ठीक है। हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ, उसके बाद ली, ला के नीचे से हलन लगा रहेगा, उसके बाद ऋषि, ये होते हैं 4 1 5 हास्य स्वर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें मैंने कौन सा ऑप्शन बताया आपको, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए, चा वर्ग का व्यंजन है, चा छा जा झा, तो कौन सा है, 13 का झ, सी ऑप्शन आपका जो है सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। दा व्यंजन वर्ण है, दा व्यंजन वर्ण है, कितना है, दा व्यंजन वर्ण कितना है, कौन सा है, ता वर्ग में आता है, ठीक है। टा वर्ग का व्यंजन है टा ठा डा ढा, ढा आता है, ठीक है। ता वर्ग का व्यंजन है ता था दा धा धा, धा आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। और इसमें नीचे वाले में देख लेते हैं क्या कह रहा है। कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है, कमल कितने अक्षरों वाला शब्द है, तो बेटा हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। अमात्रिक शब्द है, कौन सा, करघा, सरहद, सपेरा, किताब। अमात्रिक शब्द जिसमें मात्रा नहीं लगी है, किस पे, सरहद, इस पे कोई भी मात्रा हमारी लगी नहीं है, देखो इस पे भी मात्रा लगी हुई है, इस पे भी मात्रा लगी हुई है, इस पे भी मात्रा लगी हुई है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। का वर्ग का व्यंजन है का खा ग घ, ये है, ठीक है। 19 का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को कहते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, ठीक है। स स श ह किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो ये बेटा क्या है, थोड़ा सा इसमें जो है जीभ को ज़्यादा घर्षण देना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएंगे, उसमें व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, आप पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। व्याकरण के उस भाग को क्या कहते हैं जिसे वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, वर्ण विचार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा, देखिए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सही है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्ण कहते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यहाँ पे वर्णमाला है, आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको दिखाता हूँ, वर्णमाला, ठीक है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, मैंने अभी आपको बताया था, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है
ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत से, ठीक है। त बोल के देखिए, आप लोग को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्न में संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छतरी वाला छ है कि त्र है कि ज्ञा है कि उपरोक्त सभी हैं? बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां हैं। श्रवण कौशल मतलब सुनने के जो, मतलब सुन के जो शिक्षा प्राप्त की जाए वही है श्रवण कौशल। तो इसमें देखिए, प्रश्नोत्तर प्रणाली, सस्वर, स्वचन, उपरोक्त सभी, भाषण, इसमें आपको श्रवण कौशल मतलब सुन के आपको क्या, आप क्या शिक्षा ले सकते हैं वही पूछा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का छठा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पांचवा वर्ण जो है हमारा अनुनासिक व्यंजन होता है। ड, ढ, अण, ऐसे ना जो होते हैं वही हैं। मात्रा एवं कलानुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8वां देख लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है। अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है। देखिए इसमें कौन सा है? भौगोलिक प्रभाव, शारीरिक दोष, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, यही वाला आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे वर्ण और ध्वनि होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा वर्ण ही होता है, तो इसीलिए इसको जो है छोटी इकाई भी कहते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? यहाँ पे 52, ठीक है, 52 मानी जाती है। ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। दंत, देखिए बोलिए त दांत का उपयोग हो रहा है इसमें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? दंत में, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। ऋषि वर्णमाला में किसके अंतर्गत शामिल है? तो ये किसके अंतर्गत शामिल है बेटा? स्वर के, स्वर में आता है ना ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अंतस्थ ध्वनि कौन सा नहीं है बेटा? यहाँ पे ब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग को ध्यान देने, इसलिए मैं बार बार आपको इसको करा रहा हूँ। कितना होता है? 52। लेकिन वैसे कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए संयुक्त व्यंजन बताइए आप लोग कौन सा नहीं है। तो 5 में जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन यहाँ पे नहीं है? तो ऋषि जो है क्या है? व्यंजन तो है नहीं, ये तो स्वर है, मैंने आपको ऊपर ही बताया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया गया, ऋषि जो है क्या है? स्वर है ऋषि, ठीक है। फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा था। चलिए, अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। य, र, ल, व, ठीक है। मैंने आपको ही ऊपर भी बता दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? य है, र है, ल, वा होता है, बा नहीं होता, इसलिए ये गलत था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं उस व्यंजनों की संख्या के, यहाँ पे जो है 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओष्ठ व्यंजन है? कौन ओष्ठ व्यंजन है बेटा? यहाँ पे जो होंठ के जरिए बोले जाए, जैसे छ से जीभ का प्रयोग हो रहा है, ठ तालु का प्रयोग हो रहा है, था दंत का प्रयोग हो रहा है, टी फ, एक फ जो है होंठ आप बोल के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फा ही ऐसा मतलब व्यंजन है जो ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? ठीक है, 9 का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ज। ज बोल के देखिए एक बार। ड तालु हो जाता है, तालव्य पूछा है। ज ज ज
9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? हाँ वर्ण किसके अंतर्गत शामिल है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है बेटा? 11। ठीक है। व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या है? 33। ठीक है। इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन पूछा है। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, श छ त्रिवाला छ है, ड ढ केवल फर्स्ट, केवल 3, केवल 1 2, केवल 3 4। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 13 का डी वाला ऑप्शन आपका जो है सही है। ड ढ द्विगुण व्यंजन है। ठीक है। 2 गुण इसमें समाहित है। ठीक है। चलिए देखते हैं, अनुस्वार और विसर्ग किस कोट के अंतर्गत आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग किस कोट के अंतर्गत? विसर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है। जैसे आह आह होता है ना, विसर्ग तो स्वर के अंदर आता है वो। अयोगवार उसको बोलते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 14 का कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? स्वर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन संयुक्त व्यंजन है? छ त्र ज्ञ श्र। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी। छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है, श्र भी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है? कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है? बताइए। 16 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण, ये वाला जो है ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन हैं? ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यही हमारा जो है पहला ही ऑप्शन आपको देख के ही लगा देना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं? कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं बेटा? 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपका जो है दूसरा जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 20वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन कहलाते हैं? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये चौथा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका है इसमें सही हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बाद में।